हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन अकेडमी दैट इज़ A to Z केमिस्ट्री। स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पे, मेरे अकेले के नहीं आपके अपने प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है A to Z केमिस्ट्री। तो गाइस, हम कर रहे थे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 ख़त्म करने के बाद अब जब हमने स्टार्ट करना है केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स को स्टार्ट करते हुए मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री के अंदर 3 चैप्टर्स हैं। जो आपका चैप्टर था सॉल्यूशन स्टेट वो 7 मार्क्स का आने वाला है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो लास्ट चैप्टर हमने ख़त्म किया है वो टोटल 9 मार्क्स का आने वाला है। और जो ये वाला चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स दैट इज़ ऑल्सो ऑफ 7 मार्क्स। यानी कि पूरी की पूरी जो केमिस्ट्री का जो एक पार्ट है वो इस चैप्टर के बाद ख़त्म हो जाएगा, जो है आपका केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स जो है 7 मार्क्स का आएगा और बहुत, यकीन मानिए, बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, फिर वही आज बहुत दिन हो गए भाई, जीरो से हीरो वाली बात नहीं करी हमने। जीरो से हीरो वाले सफ़र में केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं नए चैप्टर के साथ। लिख दूँ एक बार, जीरो से हीरो बनाने की शुरुआत हमने इस क्लास के अंदर करी थी। और आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है उसका नाम क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। क्या होता है भाई केमिकल काइनेटिक्स? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड काइनेटिक्स? देखो, काइनेटिक्स वर्ड का जो मीनिंग होता है ना, काइनेटिक वर्ड का मोशन है, मीनिंग है डायनेमिक। डायनेमिक मतलब मोशन। जब भी कोई चीज़ मोशन के अंदर होती है तो उसकी काइनेटिक्स को मेज़र करना है, मतलब उसकी स्पीड को मेज़र करना है, मतलब उसकी रेट को मेज़र करना है। तो ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जो केमिकल रिएक्शन में होने वाले चेंजेस को ऑब्जर्व करते हुए ये बताती है कि कौन सी रिएक्शन फास्ट है, कौन सी रिएक्शन स्लो है। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स एक ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की, ऐसी ब्रांच है जो हमें डील करना सिखाएगी केमिकल रिएक्शन की स्पीड के साथ। केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बताएगी विच ऑफ द रिएक्शंस आर स्लो एंड विच ऑफ द रिएक्शन आर फास्ट। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स को। यकीन मानिए बहुत अच्छा चैप्टर रहने वाला है केमिकल काइनेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत आसान भी है। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर सबसे पहले हम बात करें केमिकल काइनेटिक्स है क्या? केमिकल काइनेटिक्स ये क्या है? इट इज़ अ ब्रांच। किस चीज़ की ब्रांच है? ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। पता होना चाहिए आपको कौन से साइंस से बिलोंग कर रहा है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है या फिजिकल है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो किस चीज़ के साथ डील करना आपको सिखाएगी? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट का क्या मतलब है यहाँ पे? रेट का मतलब क्या है? रेट का मतलब है यहाँ पे उसकी स्पीड के बारे में बताएगा कि रिएक्शन की स्पीड कैसी है। कहता है एक फिजिकल केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो रिएक्शन की रेट के बारे में बताएगी, रिएक्शन की स्पीड के बारे में बताएगी वेदर द रिएक्शन इज मूव फास्ट और स्लो, या तो रिएक्शन फास्ट हो रही है या रिएक्शन क्या हो रही है? स्लो हो रही है। तो इस सीरीज़ के अंदर सबसे पहले है हमारे पास इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंट मतलब उसी पल, जब शुरू किया उसी पल ख़त्म हो जाए। ऐसी रिएक्शन विच टेक्स ओनली अ फ्यू सेकेंड और मिनट्स, और जिसको होने में बहुत कम सेकंड्स लग रहे हैं, कुछ एक सेकंड लग रहे हैं और कुछ एक ही क्या लग रहे हैं? मिनट रहे हैं। एग्जाम्पल बताइए जी, जैसे एसिड के अंदर आपने बेस डाल दिया, होने में ज़्यादा देर नहीं लगती, कुछ मिनट के अंदर ये रिएक्शन या टेक प्लेस कर जाती है। क्या बन जाता है? सॉल्ट प्लस वाटर। तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिसको होने में ज़्यादा देर नहीं लगती, जो फास्ट होती हैं। इसी को ही क्या रिएक्शन नाम दिया जाता है? फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, इसी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन को। उसके बाद है आपके पास है वेरी स्लो, जिसको होने में बहुत देर लगती है। वेरी स्लो रिएक्शन से क्लियर हो रहा है, जिसको होने में कुछ साल लग रहे हैं, बहुत लंबे टाइम लग रहा है, जैसे फॉसिल फ्यूल्स का बनना। ठीक है, विच टेक्स, जिसको होने में विच टेक्स अ मंथ और अ ईयर, जिसको होने में मंथ लग रहा है या ईयर लग रहे हैं। जैसे रेंसिडिटी, ये तो नहीं है, उसी टाइम हो जाती है।
लोहे पे जंग लगना, रेंसिडिटी नहीं यहाँ पे, सॉरी, कोरोजन, रस्टिंग करो, रस्टिंग, फॉसिल फ्यूल्स का बनना, फॉसिल फ्यूल्स का बनना, ये सब कैसी रिएक्शन है जो बहुत ही ज़्यादा क्या होती हैं, स्लो होती हैं। थर्ड टाइप है मेरे पास रिएक्शन की एवरेज, एवरेज रिएक्शन, नाम से ही क्लियर हो रहा है, ना बहुत ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा तेज, ना बहुत ज़्यादा स्लो ना बहुत ज़्यादा फास्ट, ऐसी रिएक्शन विच टेक्स नो नीदर वेरी लेस टाइम नोर वेरी मोर टाइम टू अक्कर, जिसको होने में ना ही बहुत ज़्यादा कम टाइम लग रहा है ना ही बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। एग्जाम्पल, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेस्ट होना, फूड का डाइजेस्ट होना, एक सेकेंड होल्ड करिए, फूड का डाइजेस्ट होना किस चीज़ का एग्जाम्पल है, किस चीज़ को दर्शा रहा है, फूड का डाइजेस्ट होना इस चीज़ को दर्शा रहा है, एक मिनट बेटा थोड़ा सा उधर हो जा, हाँ जी, फूड का डाइजेस्ट होना, देखो फूड को डाइजेस्ट होने में ये तो नहीं है कि बहुत लंबे साल लग रहे हैं, 2-4 साल लग रहे हैं, हम भोजन जो हमने खाया था वो डाइजेस्ट हुआ ही नहीं, अरे ऐसा नहीं होता, ठीक है। और ये भी नहीं है कि जैसे हमने खाया इमीडिएटली 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर डाइजेस्ट हो गया, ऐसा भी नहीं होता, इतनी जल्दी तो पानी भी डाइजेस्ट नहीं होता, फूड कहाँ से ही डाइजेस्ट होगा। तो ऐसा रिएक्शन जो होने में ना ही बहुत ज़्यादा कम टाइम लग रहा है ना ही बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, कुछ 1 घंटे लगते हैं, जैसे 5 to 6 आवर्स का टाइम पीरियड होता है कि हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो फूड डाइजेस्ट होने में 5 to 6 आवर्स का टाइम लगता है, तो डाइजेशन ऑफ फूड इसी का एग्जांपल है, ना ही बहुत ज़्यादा कम टाइम लग रहा है ना ही बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ये एक बार इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये है आपकी केमिकल काइनेटिक्स का बेस। सुनिए, अब क्या कह रहा है आगे, कहता है ऐसा क्यों होता है, वाई सम रिएक्शन टेक्स मोर टाइम, वाई सम रिएक्शंस टेक मोर टाइम टू अक्कर while other takes less time to occur। क्या मतलब है इस लाइन का, बताना जरा, ये एक लाइन है या क्वेश्चन लगा लो। वाई सम रिएक्शन टेक मोर टाइम टू अक्कर, कुछ रिएक्शन को होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जबकि कुछ रिएक्शन को होने में बहुत ही कम टाइम लगता है, ऐसा क्यों, बता सकते हो। देखो जब भी कोई रिएक्शन काम कर रही है, मैंने कहा A + B मिलके क्या बना रहा है, C + D, ये एक मॉलिक्यूल ये दूसरा मॉलिक्यूल, जब दोनों आपस में मिलेंगे तब जाके प्रोडक्ट बना। कहता है इनके बीच में जब ये मिल रहे हैं, मैंने कहा 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक ये रहा एक ये रहा, जब दोनों आपस में मिलना चाह रहे हैं तो इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है। मैंने कहा कि अगर मान लो ये इस रूप में तुम्हारे पास है, AB + CD गोज़ टू AC + BD, AB के बीच में बॉन्ड कैसा है, अगर ये बॉन्ड टूटेगा या नहीं टूटेगा, देखो भाई ऐसे समझो, 4 मार्कर ले लेते हैं। मैंने कहा ये 2 मार्कर हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं ऐसे, और यहाँ से मैंने कहा ये 2 मार्कर आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। अब ये दोनों आपस में टकराना चाहते हैं और नया प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं। जब ये आपस में कोलिजन होगा तब ये टकराएंगे तो सही, बट क्या ये मॉलिक्यूल, ये जो 2 मेरे पास हैं, क्या ये आसानी से टूट जाएगा, क्योंकि इसने क्या करना है, इन दोनों मार्कर में से किसी एक मार्कर ने इसके साथ तोड़ना है और इसके साथ जुड़ना है। मेरी बात समझ रहे हो, ये बॉन्ड वीक होना चाहिए। अगर ये मॉलिक्यूल टूटना चाहता है तो ये बॉन्ड जो है वो वीक होना चाहिए। अगर ये बॉन्ड, आपस के बॉन्ड वीक होंगे, मतलब आपस के जो खुद के साथ बॉन्ड है वो वीक होगा, तो ये मॉलिक्यूल आसानी से टूट जाएगा और नया सब्सटेंस निकल के सामने आएगा। ब्लैक ब्लैक का अलग हो गया, रेड ब्लू का अलग हो गया।
अगर ये बॉन्ड आसानी से टूटे ही ना तो क्या कोई नया प्रोडक्ट बन पाएगा? सोचिए, ध्यान लगाइए, इमेजिन करिए। अगर ये पहले वाला बॉन्ड टूटता ही ना, ये बॉन्ड मैंने कहा बहुत ज़्यादा वीक है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग वीक बॉन्ड है क्या ये आसानी से टूट जाएगा? नहीं। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना आसानी से वो नहीं टूटेगा। जितना कम आसानी से टूटेगा उतने ही लेस प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, उतना ही प्रोडक्ट को बनने में देर लगेगी। इसलिए रिएक्शन को होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उसके पहले वाले बॉन्ड अभी टूटे ही नहीं होते। जबकि दूसरी तरफ कोई ऐसा बॉन्ड है, कोई ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके बीच की जो फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। अगर बीच की फोर्स बहुत ज़्यादा वीक है तो ये आसानी से अलग हो जाएगी, आसानी से जाएगा। अगर ये मॉलिक्यूल आसानी से अलग हो गया तो क्या नया प्रोडक्ट बनाने में आसानी से हिस्सा लेगा? तो क्या टाइम पीरियड जो लग रहा है वो जल्दी से जल्दी रिएक्शन कंप्लीट करवा पाएगा? रिएक्शन को होने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अगर रिएक्शन को होने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लग रही तो इसका मतलब रिएक्शन क्या हो जाती है? रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। आई होप सभी को मेरी बात समझ आ रही होगी कि रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है या रिएक्शन बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका रीज़न है कि सम सब्सटेंसेस हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयरफॉर दे हैव टेंडेंसी टू टेक मोर टाइम while collision and become the new products। ठीक है, आई होप आप इसको अपनी लैंग्वेज के अंदर बना लेंगे। तो यहाँ से इस चीज़ को एक बार समझ लिया ना, मेन ये पेपर में नहीं पूछा जाता, बस इस कंसेप्ट को समझना ज़्यादा ज़रूरी था। अब उसके बाद देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या चीज़ है। नेक्स्ट है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या चीज़ है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम, दैट इज रेट। रेट प्रोपोर्शनल या रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन। मैंने कहा कोई एक मॉलिक्यूल है, इसकी कंसंट्रेशन है x1, ये यहाँ से यहाँ तक गया, इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई? x2। जितने टाइम में ये गया है, पहले टाइम t1 था, अब टाइम t2 है, तो जो चेंज इन हुआ है वो डेल्टा x, जो चेंज हुआ है वो है डेल्टा t। तो रेट क्या होता है? डेल्टा x अपॉन में डेल्टा t, दैट इज रेट इज चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम। ठीक है, आई होप सभी को समझ आ रहा होगा। अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, उसको समझिए। आपके पास एक रिएक्शन है AA प्लस BB इक्विलिब्रियम CC प्लस DD, ये एक रिएक्शन है। अब इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हमने क्या करना है? इसका रेट बताना है। रेट देखो, मेरे ध्यान से सुनना बात। मैंने कहा यहाँ पे आपके पास आइस है 100 ग्राम, 100 ग्राम आइस है। आइस जब तक वाटर नहीं बनी तब तक आइस 100 थी, वाटर कितनी है यहाँ पे? 0 बर्फ़ का पिघलना शुरू हुआ, मेल्ट होना शुरू हुआ 50 ग्राम, और यहाँ तक कितना पहुँच गया? 50 ग्राम। एक टाइम ऐसा आया कि बर्फ़ पूरी तरह मेल्ट हो गई, 0 ग्राम बन गई, और यहाँ पे क्या हो गया? 100 ग्राम। ये कंडीशन है क्लोज्ड कंटेनर की। क्लोज्ड कंटेनर में क्वांटिटी सेम रहती है। ठीक है, पहले क्वांटिटी इतनी थी रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट था, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा आया कि सारे के सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स उठ के प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो गए, और जो रिएक्टेंट था वो क्या हो गया? 0। इसका मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल घटते चले जा रहे हैं, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बढ़ते चले जा रहे हैं। एक चीज़ घट रही है, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है। देखो ना, आइस जो है वो गायब हो गई, धीरे धीरे आते लुप्त हो गई, वापस हो गई, गायब। इसका मतलब ये क्या हो रही है? डिक्रीज, डिक्रीज, गायब भी हो रही है। तो वर्ड यूज करूंगी डिसअपीयर, डिसअपीयर। जबकि ये क्या हो रहा है? यहाँ पे पहले 0 थी, अब क्या हो गई? फिर 50 ग्राम बर्फ, 50 ग्राम पानी बना, फिर 100 ग्राम बन गया। मतलब इसमें क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रही है किसी नए की, पानी की फॉर्मेशन हो रही है। इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर वाटर, आइस जो है वो आइस मेल्ट हो रही है, आइस डिसअपीयर हो रही है, जबकि इसके अंदर वाटर क्या हो रहा है? फॉर्मेट हो रहा है, नया पानी बन रहा है, फॉर्मेशन हो रही है। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमेशा डिक्रीज होते चले जाते हैं, जबकि प्रोडक्ट मॉलिक्यूल हमेशा इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है, एक डिक्रीज हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है। इज इट ओके? नाउ अब हम बात करेंगे रिएक्टेंट। इस इक्वेशन पे आइए,
इस इक्वेशन की हम बात कर रहे थे। अब रेट को बताइए। देखो रिएक्टेंट हमने कहा, रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज के लिए साइन लगेगा नेगेटिव। ये जो ए है ना, ये 1/a उतर जाएगा। चेंज इन कंसंट्रेशन ए, कंसंट्रेशन को दिखाना होता है। ए की कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो। इसका मतलब क्या है, ए की कंसंट्रेशन क्या होती है, स्क्वायर ब्रैकेट। बी की कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ बी, ये रिप्रेजेंट करने का सिंबल है। ठीक है जी, अपॉन में डेल्टा टी चेंज इन टाइम। ये ए का हुआ इक्वल टू, हर एक रेट दूसरे के साथ बराबर में है, माइनस ये बी है, -1/b डेल्टा बी की कंसंट्रेशन अपॉन में डेल्टा टी की कंसंट्रेशन। डन। इज इक्वल्स टू सी क्या है, अब ये रिएक्टेंट थे, ये क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए मैंने क्या बोला, फॉर्मेशन होता है। डिक्रीज के लिए जो साइन यूज किया गया नेगेटिव, फॉर्मेशन के लिए जो साइन यूज किया जाएगा पॉजिटिव। प्लस 1/c डेल्टा c अपॉन में डेल्टा t इक्वल टू प्लस 1/d डेल्टा d अपॉन में डेल्टा t। आई होप सभी को समझ में आया होगा। ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका। अब इसको आप क्वेश्चंस के अंदर डालेंगे अब सॉल्व करने की। यहाँ तक एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, इसी को एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, N2 + 3H2 goes to 2NH3, यहाँ पे बनाएंगे इसको। सेकंड, H2 + I2 goes to इक्विलिब्रिया 2HI, यहीं पे बनाएंगे इसको। थर्ड वन है मेरे पास, थर्ड वन ले लो कुछ भी, आप ले लीजिए N2 + 3H2 वाला हो गया। आप ले लो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 CaO + CO2। लो जी, आ गया हमारे पास। अब देखते हैं इसके अंदर इक्विलिब्रियम का रेट क्या कहता है। ये रिएक्टेंट है, सबसे पहले आपको पता ही ये रिएक्टेंट है, जबकि ये क्या है, प्रोडक्ट। ये सारे रिएक्टेंट हैं, ये भी रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट पता लग गया। रेट इज इक्वल्स टू, रिएक्टेंट के लिए जो साइन लगाएगा दैट इज नेगेटिव डेल्टा कंसंट्रेशन N2 की अपॉन में डेल्टा T। आई थिंक सभी को समझ में आएगा। N2 की कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम इक्वल टू, यहाँ पे 1 था ना, कुछ नहीं है तो 1/1 ही हम कह सकते हैं। यहाँ पे ये 3 है तो माइनस, अच्छा माइनस का साइन किस लिए, रिएक्टेंट के लिए। माइनस का 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ चेंज इन टाइम इक्वल्स टू, ये जो 2 है ये 1/2 आ जाएगा, और प्लस प्रोडक्ट के लिए कौन सा साइन, प्लस का, NH3 अपॉन में डेल्टा T। लो जी, हो गया, कोई डाउट किसी को? तो ये हो गया पूरा का पूरा रेट निकालने का तरीका। अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है जी। रेट इज इक्वल्स टू -1/1 डेल्टा H2 अपॉन में डेल्टा T -1/1 डेल्टा I2 की कंसंट्रेशन अपॉन में डेल्टा T इक्वल्स टू, प्लस प्रोडक्ट के लिए कौन सा साइन जाता है, प्लस का, प्लस 1/2 डेल्टा HI की कंसंट्रेशन अपॉन में डेल्टा T। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक करने के बाद सेकंड थर्ड अब अपने आप करिए। फटाफट से वीडियो को पॉज करना और अपनी कॉपी के अंदर इसको करके देखिए। रेट, मेरी तरफ मत ध्यान देना, अपना करना। डेल्टा CaCO3 की कंसंट्रेशन उनमें डेल्टा T, माइनस का साइन रिएक्टेंट के लिए, प्लस डेल्टा CaO की कंसंट्रेशन अपॉन में डेल्टा T इक्वल्स टू, प्लस डेल्टा CO2 की कंसंट्रेशन अपॉन में डेल्टा T। आई होप सब में आ गया होगा। जिसका हो गया वो फटाफट से एक क्वेश्चन और करिएगा। PCl5 इज इक्वल्स टू PCl3 + Cl2, फास्ट।
ये घर से होमवर्क है आपका। इस क्वेश्चन को जितने बच्चे सॉल्व करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर सबका आंसर मुझे मिलना चाहिए, पता लगे किस किस ने वीडियो देखी है। जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा उसका रेट लिख के वो क्या करेगा, कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करेगा। जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसको क्या दूंगी, कुछ नहीं दूंगी फिलहाल तो उसको दिल से धन्यवाद दूंगी ठीक है, प्यार होता है ऐसे बच्चों के साथ, और क्या, जो टीचर के साथ जुड़े रहते हैं, कनेक्टेड सा फील होता है, अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ तक करने के बाद अब बात आती है इंस्टेंटेनियस रेट किसे कहते हैं और एवरेज रेट किसे कहते हैं। इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट किसे कहते हैं। सुनिए, इंस्टेंटेनियस रेट, जब आप बात कर रहे हो किसी भी केमिकल रिएक्शन की, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये है इसका टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच का ग्राफ। हमने कहा इस छोटे से पॉइंट के लिए, यहाँ के लिए रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी ये कंसंट्रेशन है, यहाँ पे ये कंसंट्रेशन x2, यहाँ की कंसंट्रेशन करी x1, यहाँ की कंसंट्रेशन करी x2, यहाँ का टाइम किया, यहाँ का टाइम किया, यहाँ का टाइम किया t1, यहाँ का टाइम किया t2। तो इंस्टेंटेनियस रेट फॉर वेरी शॉर्ट प्रोसेस, बहुत छोटी सी प्रोसेस के लिए होने वाला डेल्टा x अपॉन में डेल्टा t। ये डेल्टा x क्या होगा, यहाँ पे ये वाला जो चेंज होगा, ये वाला चेंज दैट इज कॉल्ड डेल्टा x, और ये वाला जो चेंज होगा दैट इज कॉल्ड डेल्टा t। जबकि एवरेज रेट किस चीज को बताता है, एवरेज कहता है पूरे रिएक्शन के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चेंज आ रहा है। और अगर इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है तो वो स्मॉल पार्ट की बात कर रहा है, छोटे से पोर्शन की जब बात कर रहा है तो इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहा है, लार्ज पोर्शन की बात कर रहा है तो वो एवरेज रेट की बात कर रहा है। आई थिंक सभी को समझ में आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल के पास शेयर करिए। सबको एक एक बच्चे तक मेरी आवाज़ पहुँचनी चाहिए, पहुँच पाए, मैं यही चाहती हूँ। ठीक है, और आगे देखते हैं, रब कर दूँ इसको। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला कंसंट्रेशन, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा कैटलिस्ट, फोर्थ सरफेस एरिया, फिफ्थ लाइट, सिक्स्थ टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, कैटल हो गया, बस ऑलमोस्ट यही है। टाइम का भी ले लो एक, ठीक है। तो ये सारे हैं जो फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। एक एक करके सबको डिस्कस कर लेते हैं। कंसंट्रेशन, साफ साफ नजर आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है तो रेट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। वेरी सिंपल। टाइम के साथ क्या है, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जितना टाइम कम लग रहा है रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही क्या होगी, फास्ट होगी। वेरी इजी, कुछ खास नहीं है, इसको चाहे तुम स्किप कर सकते हो। मेन ये है, इनको समझिएगा। टेम्परेचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर क्या कहता है, टेम्परेचर कहता है किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर बदलने से, मान लो आपके पास कोई एक रिएक्शन है A goes to B, ये किसी टेम्परेचर पे लग रही है 10 डिग्री सेल्सियस, कहता है विद एवरी 10 + 10 तुमने कर दिया, विद एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन डबल हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार मार्क कर लो इस बात को। ये क्वेश्चन किसी भी रूप में 1 मार्क के रूप में या वैसे भी पूछा जा सकता है। क्या
विद एवरी, लिख दूं मैं यहाँ पे, विद एवरी 10 डिग्री सेल्सियस, विद एवरी 10 डिग्री सेल्सियस rise in temperature, rate of reaction becomes double. रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डबल हो जाएगा। बड़े ध्यान से करना इस चीज़ को कि 10 डिग्री बढ़ाने के साथ जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का क्या रोल है, कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने का काम करता है। कैटलिस्ट होता क्या है, कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है, कोई ऐसा केमिकल एलिमेंट हो सकता है, कोई मेटल हो सकती है, कोई नॉन मेटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एन कंपाउंड ऑफ केमिस्ट्री विच कैन नॉट टेक पार्ट इन टू द रिएक्शन, जो रिएक्शन के अंदर खुद नहीं जाता बट क्या करता है, उसकी स्पीड को बढ़ाने का काम करता है। जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने का काम करता है बट रिएक्शन के अंदर खुद इन्वॉल्व नहीं होता, वो क्या कहलाता है, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट के डालने से रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है। लाइट, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो लाइट की प्रेजेंस में काम करती हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो लाइट की प्रेजेंस में काम करने वाली रिएक्शन फोटोसिंथेसिस कहलाती है। तो लाइट की प्रेजेंस में जब वो काम करेगी तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट भी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के साथ क्या रिलेशनशिप है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। बहुत ईजी है, घर में आप कपड़े सुखाने जाते हो, नहीं गए, कपड़े सुखाने जाते हैं ना, तो अगर मान लो आपकी मम्मा ने आपको कपड़े सुखाने के लिए दिए, आपने जाके उसको धूप में ऐसे ही रख दिया, उसको फैलाए नहीं, स्प्रेड नहीं किया। अगर आपने जाके उसको ऐसे ही रख दिया और दूसरी तरफ किसी अच्छे बच्चे ने, किसी समझदार बच्चे ने उसको जाके पूरे वॉल के ऊपर फैला दिया, किसके कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, जो ऑब्वियस सी बात है जो फैला के आया था उसके कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। मतलब फैलाने से क्या हुआ, सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ा तो रिएक्शन का रेट भी क्या हो गया, बढ़ गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। दूसरी तरफ अगर जाके सीधा ऐसे ही रख दिया था तो एरिया उसका नहीं था, एरिया अच्छा नहीं था, तो रिएक्शन की रेट भी अच्छी नहीं हुई थी। तो ये थे हमारे टॉपिक्स जो फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कि कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा। कमेंट, जब बच्चे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जितना हो सके वीडियो को स्प्रेड करिए अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, मेरी आवाज़ पहुंचाइए और जितना हो सके पढ़ाई का आनंद लीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।